नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटियो चैनल के आज एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज को बढ़ाना होता है? जी बिल्कुल सही। ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को कम करता है उसे क्या कहते हैं? हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक ए सही हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन क्रमांक 3 है, चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग देना, यह किसका काम होता है? तो यह जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है, आयरन कोर जो होती है, उसका काम होता है चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या बताता है? तो जो ओम का नियम होता है दोस्तों, वह बताता है कि किसी चालक, जैसे कि सपोज करिए ये कोई एक चालक है, ये चालक है, यदि इस चालक में हम कोई विद्युत धारा अप्लाई करते हैं या कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज करिए हमने इसमें वोल्टेज सोर्स वी अप्लाई करते हैं, तो इसमें एक धारा बहेंगी जो होंगी आई। तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो V इजिकल टू आर आई होता है। अब आप दोस्तों कहेंगे कि ये R क्या होता है? तो यह R इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? तो R इजिकल टू होता है हमारा रो L अपॉन में A, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो उस मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और उस चालक की लंबाई और उस चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। तो हमारा इसमें प्रश्न क्रमांक 2 जो है हमारा, ओम का नियम क्या बताता है? तो वह बताता है V इजिकल टू I इंटू आर बताता है। चालक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है हमारा, चालक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो हमें मटेरियल अलाउइंग इजी करंट फ्लो, की ऐसा मटेरियल जो करंट को फ्लो होने के लिए एक इजी पाथ प्रोवाइड करे, इजी पाथ प्रोवाइड करता है, जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा एकदम लो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कि यह कंडक्टर है। इसी में यदि हमने कहा कि यदि किसी में रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। इंसुलेटर क्या करता है? तो दोस्तों इंसुलेटर जो होता है वह करंट को बहने से रोकता है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है वह क्या करता है? रेजिस्टेंस R जो होता है वह करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। करंट का जो मार्ग होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्रमांक 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर किसे नापता है? तो दोस्तों बहुत आसान सवाल है, इसका ऑप्शन क्रमांक बी सही हो जाएगा कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है। करंट मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो करंट मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमारे 3 प्रकार के, अगर हम कहें कि लो रेजिस्टेंस है, तो लो रेजिस्टेंस मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो लो रेजिस्टेंस मापने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करेंगे। इसी के पूछा गया हमसे कि अगर मान लीजिए मीडियम रेजिस्टेंस है तो उसको मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो मीडियम रेजिस्टेंस मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करेंगे। और यदि हाई रेजिस्टेंस है तो उसको मेज़र करने के लिए हम मैगर का उपयोग करेंगे। पावर मेज़र करने के लिए हम वाट मीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। MCB का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों MCB का जो पूरा नाम होता है वह होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों MCB क्या होती है? तो दोस्तों MCB जो होती है वह एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि हाई करंट या फॉल्टी करंट आने पे, जैसे कि हमारा लोड बढ़ गया, किसी सर्किट में ज़्यादा करंट बहने लगी है, तो उस सिचुएशन में क्या करती है? सर्किट को मैनुअली ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरसीसीबी किससे सुरक्षा देता है? तो आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेजिड्यूअल
करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ से समझ में आ रहा हो दोस्तों कि रेजिडुअल यानी कि बचा हुआ करंट। अब बचा हुआ करंट हमारा काय में अगर आने की संभावना काय में होती है, क्या फेज़ में होती है क्या? नहीं, फेज़ में तो हमारे हमेशा करंट बना रहता है, तो काय में रहती है दोस्तों? तो ये रहती है हमारी अर्थ में। अर्थ जो हमारा वायर होता है, जो अर्थ वायर जो होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी फॉल्ट के कारण या किसी भी अन्य रीज़न से अगर उसमें मान लीजिए माइनर सी भी करंट बहती है, तो उस सिचुएशन में हम आरसीसीबी को लगाते हैं और यह क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ लीकेज से हमारी सुरक्षा करता है कौन, आरसीसीबी। इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि आरसीसीबी को किस में कनेक्ट किया जाता है, किस लाइन में कनेक्ट किया जाता है? तो आरसीसी को हम अर्थ वायर में हम कनेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 फेज एसी में स्टार कनेक्शन या डेल्टा में लाइन करंट कौन सा कम होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा स्टार होता है, स्टार कनेक्शन में जो हमारा IL होता है वह बराबर होता है √3 इंटू IP के, और जो डेल्टा होता है वह डेल्टा में होता है IL बराबरी से IP। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा स्टार का जो हमारा लाइन करंट है वह क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन क्रमांक ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज किसके लिए प्रयोग होता है? अभी हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है हमारा, वह मीडियम रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 ओम से ज़्यादा और हमारा 100 किलो ओम से कम। तो आ जाएगा हमारा इसमें क्या लिखा है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। हाँ, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ऑप्शन क्रमांक भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइट सेल में आयन किस दिशा में मूव करते हैं? तो टूवर्ड सेम चार्ज, नहीं। क्या सेम चार्ज की ओर मूव करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। टूवर्ड अपोजिट, हाँ। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा कि जो हमारे आयंस होते हैं वह हमेशा अपोजिट चार्ज की ओर मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो वह नेगेटिव की ओर मूव करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे। इसमें हम आयंस की बात कर रहे हैं, तो जो आयंस होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आयंस जो हो रहेंगे वो किसकी ओर, पॉजिटिव की ओर चार्ज वो मूव करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कैप्रिकॉर्निन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको आ जाता है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैप्रिकॉर्निन, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, सेफ्टी डिवाइस, मैग्नेटिक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की इकाई वोल्ट ओम होती है। ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही हो जाएगा। वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है। एम्प्स किसकी इकाई होती है? एम्प्स किसी की इकाई नहीं होती है, एम्पियर होती है। करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। और वाट किसकी इकाई होती है? तो यह पावर की इकाई होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए 1, 2 और ये 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका मान R है, इसका भी मान R है और इसका भी मान R है, तो रेसिप्रोकल सम नहीं, सम ऑफ द रेजिस्टेंस, हाँ बिल्कुल। यानी कि हमारा कैसे जुड़ जाएगा, R प्लस R प्लस R इजिकल टू 3R। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक बी सही हो जाएगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है, पैरेलल सर्किट में करंट कैसे बढ़ता है? सेम इन ईच ब्रांचेस में विभाजित होता है, सिंगल ब्रांच में जाता है, फ्लो नहीं होता, बढ़ता है, ब्रांचेस में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है? बिल्कुल सही। ऑक्सिलरी करंट होता है? नहीं। अल्टरनेटिंग चार्ज? नहीं। एक्टिव चार्ज? नहीं। तो ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का जो दोस्तों काम होता है वह एनर्जी को स्टोर करना होता है। ऑप्शन क्रमांक ए हमारा
सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, कैपेसिटर का काम क्या होता है? दोस्तों कैपेसिटर का काम जो होता है वह एनर्जी को स्टोर करना होता है। रजिस्ट करंट किसका काम होता है? रजिस्टेंस का काम होता है। इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीज करना किसका काम होता है? तो हम ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करंट हम ये भी ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो उस सिचुएशन में करंट क्या होगी? कम होती है, और यदि वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा ऑप्शन क्रमांक ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? तो क्या कैपेसिटेंस की इकाई ओम होती है? नहीं। ओम किसकी इकाई होती है? तो ओम हमारे रेजिस्टेंस की इकाई होती है। फैराड किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो फैराड ही हमारी कैपेसिटेंस की इकाई होती है। हेनरी किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो हेनरी जो होती है हमारी वो इंडक्टेंस की इकाई होती है। और टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो टेस्ला हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई होती है। चलिए दोस्तों ऑप्शन क्रमांक हमारा बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी में इंडक्टर रेजिस्टेंस कैसा होता है? तो डीसी में इंडक्टर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? पूछा गया है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सएल की। एक्सएल होता है 2πfl। आप सभी को पता है कि डीसी में जो हमारा एफ होता है वह होता है 0। यदि हम इसे 0 कर देते हैं तो हमारा एक्सएल की वैल्यू हो जाएंगी 2π इंटू 0 इंटू एल। 0 का मल्टीप्लाई सभी में, तो एक्सएल हो जाएगा हमारा 0। ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड एसी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? सभी को पता है दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक ए हमारा सही हो जाए। 60 हर्ट्ज अमेरिका की है। ट्रांसफार्मर इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वह होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100। कितना आउटपुट आया उसके बटे में कितना आउटपुट दिया इंटू मल्टीप्लाई में 100। ऑप्शन क्रमांक ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्लिप एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर किस पर डिपेंड करती है? क्या यह सप्लाई वोल्टेज पर करती है? क्या बिल्कुल नहीं। लोड टॉर्क पर डिपेंड करती है कि हमारा लोड का टॉर्क क्या है या हम कितना लोड प्रोवाइड कर रहे हैं। S इजिकल टू होता है NS माइनस NR, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। और अगला प्रश्न है, ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों जैसे हमारा RCCB होता है वैसे ही हमारा क्या होता है ELCB। RCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। उसी प्रकार हमारा ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन क्रमांक ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस किस कारण होती है? तो जो दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस होती है वह काय में होती है? हमारी कोर में होती है। आयरन की ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की लॉस होती है, एक होती है आयरन और एक होती है क्या? कॉपर। तो आयरन लॉस में भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे ईडी करंट लॉसेस और एक होता है हमारा क्या? हिस्टेरिसिस। अब जो हिस्टेरिसिस लॉस होती है दोस्तों वह मैग्नेटिक डोमेन रिवर्सल के कारण हमारी जनरेट होती है, यानी कि ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। अब इसे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईडी करंट लॉस कैसे कम किया जाता है? देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उस पर हम क्या चढ़ाते हैं? लेमिनेशन चढ़ाते हैं। उसे पत्तियों के रूप में बनाकर उसे लेमिनेशन चढ़ाते हैं, जिसके कारण उसमें ईडी करंट को कम करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज पावर फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल फेज पावर फॉर्मूला होता है VI cos थीटा
सही है। दूसरा क्या होता है, V²/R, ये भी होता है। और तीसरा क्या होता है, I²R। यानी कि हमारे ऑप्शन तीनों ही सही है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है, तो ऑल ऑफ अबव सही हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट कितनी कम करता है, क्या वो 50%? नहीं। क्या 33%? बिल्कुल सही। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वह मेन करंट का या रनिंग करंट का 33% तक के का कर देता है, कम कर देता है। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्क फर्नेस किसमें प्रयोग होती है? आर्क फर्नेस इज यूज्ड इन, क्या यह फर्नेस में होती है, वेल्डिंग में होती है, इलेक्ट्रोलाइट में होती है, या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में होती है? तो जो आर्क फर्नेस होती है वह हमारी वेल्डिंग में प्रयोग होती है। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मिस्टर का प्रयोग किस लिए होता है? तो क्या थर्मिस्टर का प्रयोग टेम्परेचर सेंसिंग के लिए होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, करंट प्रोटेक्शन? तो थर्मिस्टर का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह टेम्परेचर सेंसिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेस में या हमारी इलेक्ट्रिक केटल में, ऑटोमेटिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए। सेमीकंडक्टर क्या होता है? क्या ऑप्शन क्रमांक के सही है? क्या हाई रेजिस्टेंस मटेरियल? नहीं। हाई रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलेटर। लो रेजिस्टेंस कंडक्टर यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। और मीडियम कंडक्टिव मटेरियल यानी कि हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का एक युक्ति होती है। ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो यह एक मीडियम कंडक्टिविटी मटेरियल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डायोड का मुख्य फंक्शन क्या होता है? क्या डायोड का फंक्शन एम्प्लीफिकेशन करना होता है? क्या नहीं, रेक्टिफिकेशन करना होता है। डायोड का मेन फंक्शन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन करना। ऑप्शन क्रमांक भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलईडी प्रकाश किस प्रकार की होती है? क्या यह कंटिन्यूअस होती है, पल्सेटिंग होती है, इंफ्रारेड होती है, या यूवी होती है? तो इसका हमारा ऑप्शन क्रमांक हो जाएगा पल्सेटिंग। एलईडी की जो प्रकाश होती है वह पल्सेटिंग प्रकार की होती है। पीओएच टेस्ट किस लिए प्रयोग होती है? तो दोस्तों जो हमारा पीओएच होता है वह उसका फुल फॉर्म होता है पार्शियल ओवरहॉल। इसका दोस्तों हम जो टेस्ट होता है वह हम काय के लिए उपयोग करते हैं, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए, कि किसी इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ बीट रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? तो यह दोस्तों 5 से कम होनी चाहिए। जो हम तो अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वह 5 से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, केवीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें एक आता है हमारा केसीएल, किरचॉफ करंट। सी का मतलब होता है हमारा करंट लॉ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि यदि किसी सर्किट पे हमारी करंट आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, तो ये आने वाली करंट हमारी जाने वाली करंट के बराबर होंगी। तो हमारी I3 क्या हो जाएंगी, I1 प्लस I2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या क्या? कॉपर एक इंसुलेटर है? नहीं। ग्लास एक इंसुलेटर? बिल्कुल हाँ। एल्यूमिनियम भी हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। और सिलिकॉन हमारा क्या है, एक सेमी कंडक्टर है। तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा कि ग्लास एक इंसुलेटर है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का मेन फंक्शन क्या है? क्या वह स्टोर को एनर्जी करता है? बिल्कुल नहीं सर। ब्रेक सर्किट ऑन ओवरलोड, कि जब भी हमारा सर्किट ओवरलोड होगा तो सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेज सीक्वेंस मीटर किस लिए प्रयोग होते हैं? क्या वोल्टेज मेज़र करने के लिए? नहीं। चेकिंग फेज ऑर्डर। हमारा फेज ऑर्डर जो होता है 3 फेज में आर, वाई और बी, तो इस फेज सीक्वेंस को या इस फेज ऑर्डर को चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फेज सीक्वेंस मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डोमेस्टिक वायरिंग में न्यूट्रल का स्टैंडर्ड कलर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा, ब्लैक कलर। हम जनरली घरों में जब वायरिंग करते हैं तो उसमें हम न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर का उपयोग करते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हाँ इसमें हम देखते हैं ग्रीन कलर किस लिए प्रयोग करते हैं। तो घरों की वायरिंग में हम ग्रीन कलर अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं और रेड कलर हम फेस के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जब 3 फेस की बारी आती है तो फेज़ 1 के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं और येलो कलर करते हैं और ब्लू कलर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थिंग के वायर का कलर क्या होना चाहिए, तब आपका आंसर होना चाहिए येलो ग्रीन। ठीक है, ओनली ग्रीन नहीं होता है, केवल येलो और ग्रीन, लेकिन हम डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अल्टरनेट में ईएमएफ इंडक्शन किस प्रिंसिपल का होता है। क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है। नहीं, जो हमारा ईएमएफ जो जनरेट होता है वह केमिकल रिएक्शन के कारण काय में होता है, सेल्स में होता है। सेल्स या बैटरी में होता है। मैकेनिकल फ्रिक्शन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही हमारे अल्टरनेट में क्या जनरेट होता है, ईएमएफ इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है एक्ससी इजिकल टू होता है 1/2πfc, यानी कि यह फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है और कैपेसिटर पे भी फ्रीक्वेंसी और, यानी कि ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है यानी कि XL इजिकल टू 2πfL, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा 2πfL। ऑप्शन क्रमांक ए हमारा सही हो जाएगा, XL इजिकल टू 2πfL। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगल लाइन डायग्राम किस काम आता है। क्या वायरिंग कलर कोड के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। सिंप्लीफाइड सर्किट सिमेटिक, ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोल स्टार्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डोल स्टार्टर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी कि ऑप्शन क्रमांक ए हमारा सही हो जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगला प्रश्न है, MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने भी पढ़ा MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अब एक आया हमारा MCCB यानी कि मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न है, केबल में वोल्टेज ड्रॉप किस पर निर्भर करता है। वोल्टेज ड्रॉप V इजिकल टू होता है I/R। तो यह करंट पे भी डिपेंड करता है, R पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम देखें कि R किस पे डिपेंड करता है। तो R डिपेंड करता है हमारा L/A, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और लंबाई। ऑप्शन में क्या दिया गया, क्या लेंथ पे डिपेंड करता है, बिल्कुल लेंथ पे डिपेंड करता है। क्या करंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करंट पे डिपेंड करता है। कंडक्टेंस, तो हमारा ऑप्शन क्रमांक डी सही हो जाएगा, करंट और लेंथ दोनों पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल किसे किस में बदलता है। तो जो सोलर सेल होता है दोस्तों वह लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज़ वायर किस अलॉय के बने होते। क्या कॉपर के, नहीं। एल्यूमिनियम के, नहीं। टीन लेड अलॉय के बने होते हैं। ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही हो जाएगा, फ्यूज़ वायर हमारे टीन लेड अलॉय के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, RCCB और ELCB में मुख्य फ़र्क क्या होता है। दोनों ही दोस्तों हमारे अर्थ लीकेज होने के कारण सर्किट को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, पर दोनों में अंतर रहता है कि जैसे RCCB रेजिडुअल करंट, यानी कि ये करंट सेंसिंग डिवाइस होती है, और ELCB जो होती है वो वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस होती है। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक हो जाएगा 1, RCCB करंट सेंसिंग डिवाइस और ELCB वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।